नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन और आज हम पढ़ रहे हैं हायक का अतिनिवेश का व्यापार चक्र का सिद्धांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम व्यापार चक्र के बारे में जान चुके हैं और एक और मौद्रिक सिद्धांत जो प्रोफेसर हार्ट्री ने दिया था उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाली कड़ियाँ हैं, इसलिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें पहले से पता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हाइकी का अतिनिवेश का व्यापार चक्र का सिद्धांत। बेसिकली जो हमने हार्ट्रे का जो सिद्धांत पढ़ा था वो विशुद्ध रूप से व्यापार चक्र का जो विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत था, मतलब व्यापार चक्र का, उसे विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत कहते हैं। जबकि हाइके का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को भी मौद्रिक सिद्धांत से हम जोड़ते हैं। ये भी व्यापार चक्र के कारणों में मौद्रिक कारण को प्रमुख मानता है, किंतु फिर भी इनके इसमें डिफरेंस ये है कि ये व्यापार चक्र का कारण अतिनिवेश को मानते हैं। तो यहाँ हमारे कंसेप्ट में ये बात आ जानी चाहिए कि मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत के आधार में व्यापार चक्र का विश्लेषण करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों में ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री प्रोफेसर एफ.ए. हायक है और यह सिद्धांत भी मौद्रिक सिद्धांत है क्योंकि यह भी व्यापार चक्र को साख व्यवस्था की लोच से संबंधित करता है। परंतु यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि यह सिद्धांत जो है वो हार्ट्रे के सिद्धांत से भिन्न है। हार्ट्रे के सिद्धांत में हम लोगों ने क्या देखा था? हार्ट्रे के सिद्धांत में हमने देखा था कि उपभोक्ता व्यय तथा व्यापारियों द्वारा स्टॉक करने की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर हम ध्यान देते हैं और उस असंतुलन में, मतलब जो उपभोक्ता व्यापारी जो स्टॉक करते हैं, ब्याज दर की कमी के कारण व्यापारी अधिक स्टॉक करते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन के कारण रोजगार बढ़ता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, हमने प्रतीकात्मक रूप से विश्लेषित किया है, जिसके कारण रोजगार बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। और आप देख रहे हैं इस छोर पर उपभोक्ता खड़ा है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करता है जिसके कारण व्यापारी वर्ग अधिक स्टॉक करता है। तो बेसिकली वो भी मौद्रिक सिद्धांत है, किंतु उस मौद्रिक सिद्धांत में उपभोक्ता व्यय तथा व्यापारियों द्वारा स्टॉक रखने की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान दिया जाता है। जबकि हायक का जो सिद्धांत है, हायक के सिद्धांत में भी मौद्रिक कारणों को विश्लेषित किया गया है, किंतु मौद्रिक कारणों में उन्होंने क्या माना है? सबसे महत्वपूर्ण कारण साख की पूर्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिए, साख की पूर्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन के ढांचे तथा निवेश के आकार में होने वाले परिवर्तन के कारण व्यापार चक्र आते हैं। दोनों ही मौद्रिक कारण को स्पष्ट करते हैं, किंतु दोनों के कारणों के विश्लेषण में अंतर है। ये मान रहे हैं कि साख की पूर्ति के परिवर्तन के कारण किसमें परिवर्तन आ जाता है? उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन आ जाता है। उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन क्यों आ जाता है? क्योंकि निवेश के आकार में परिवर्तन आ जाता है। ये कौन मान रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री हायक मानते हैं। हायक के सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र का मूल कारण मौद्रिक अनिवेश से उत्पन्न होता है और निवेश मूल्य तथा ब्याज दरों से प्रभावित होता है। निवेश किस चीज़ से प्रभावित होता है? हमेशा निवेश ब्याज दर से प्रभावित होता है। ब्याज दरों के दो रूप होते हैं, यहाँ आप बहुत ध्यान से समझिए इसको। ब्याज दरों के दो रूप होते हैं, स्वाभाविक ब्याज दर या वास्तविक ब्याज दर, इसको नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, तथा ब्याज की बाजार दर, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से समझिए, स्वाभाविक ब्याज दर वह दर होती है जिस पर ऋण योग्य कोष की मांग की पूर्ति और ऋण योग्य कोष की मांग और पूर्ति बराबर होती है, और बाजार दर वह ब्याज दर होती है जिस पर वस्तुओं का लेन देन होता है। ध्यान दीजिए, जो नेचुरल इंटरेस्ट रेट होती है या जिसको स्वाभाविक ब्याज दर कहते हैं या सामान्य ब्याज दर कहते हैं, वह ब्याज दर होती है
जिस पर ऋण योग्य कोषों की मांग, मतलब कितना, मतलब जो है मुद्रा की मांग की जा रही है और कितनी पूर्ति है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसे हम स्वाभाविक ब्याज की दर कहते हैं। और जब बाजार ब्याज दर होती है जिस पर वस्तुओं का वास्तव में लेन देन होता है। जब तक ब्याज की स्वाभाविक दर तथा बाजार ब्याज दर में समानता रहती है, मतलब जब नेचुरल इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट यदि ये दोनों बराबर रहती है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है। किंतु यदि ये मान लीजिए कि स्वाभाविक ब्याज दर से, नेचुरल इंटरेस्ट रेट से यदि मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होती है तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट जो मतलब कम है मार्केट रेट, तो उसकी मतलब जो है पूर्ति मतलब कौन करेगा, साख सृजन करके कौन करता है, बैंक करता है। बैंक क्या करता है, अब देखिए जब बैंक साख सृजन करता है तो हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि नेचुरल इंटरेस्ट रेट 4% है और मार्केट इंटरेस्ट रेट भी 5% है, पर इन्फ्लेशन रेट 3% है, तो वास्तव में मार्केट रेट कितनी हुई, 2% वो पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि उसको वो सस्ती मतलब रूप में निवेशक को वो धन प्राप्त हो रहा है। तो वो बैंकों से क्या करेगा, बैंक मतलब जब जो है मार्केट रेट बैंक से जो मिल रही है वो उसको सस्ती पड़ रही है, यानी नेचुरल इंटरेस्ट रेट से जब मार्केट रेट कम होती है तो ऐसी स्थिति में निवेशक क्या होता है, बैंकों से ऋण लेता है, बैंकों से ऋण लेता है और इस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। प्रॉफिट दो ढंग से बढ़ सकता है, या तो हम अपनी कॉस्ट को कम करें या फिर डिमांड को राइज करें। तो जब तक मार्केट रेट, आप देखिएगा इसको समझने के पहले ये समझिए कि हाइक ने माना है कि जब नेचुरल इंटरेस्ट रेट से मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होती है तो उस निवेश की जो पूर्ति जो कम है, मतलब जो पूर्ति योग्य कोष कम है, उसकी पूर्ति कौन करता है, बैंक करता है। और बैंक करता है, इसके कारण निवेशकों को सस्ती मुद्रा मिलती है और वो सस्ती मुद्रा मिलने के कारण वो उत्पादन की तरफ भागते हैं। उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ती है और इस तरह से अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। अब हम देखते हैं, परंतु जब कभी बाजार ब्याज दर स्वाभाविक ब्याज दर से कम होती है तो ऐच्छिक बचतों की पूर्ति निवेश के लिए ऋण की मांग में कम हो जाती है। वस्तु की मांग और पूर्ति के अंतर बैंक द्वारा निर्मित अतिरिक्त साख द्वारा मुद्रा को पूरा किया जा सकता है। यही चीज़ जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ फिर से बोल के बताती हूँ कि जब कभी बाजार ब्याज दर जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो नेचुरल इंटरेस्ट रेट से कम होती है तो जो मतलब जो ऋण देने के लिए जो कोष चाहिए उस कोष को कौन पूरा करता है, बैंक करता है। कैसे करता है, अतिरिक्त साख का सृजन करके वो पूरा करता है। इस अतिरिक्त साख का सृजन करने में निवेश की मात्रा समाज की कुल बचत से अधिक हो जाती है और निवेश का स्तर बढ़ जाने से पूंजीगत पदार्थों की मांग उपभोग पदार्थों की मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है और पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में कीमतें तथा लाभ भी क्रमशः अधिक बढ़ जाते हैं। इन परिस्थितियों में उपभोग पदार्थ के उत्पादन में कमी होती है और उत्पादन का ढांचा बिगड़ जाता है। उत्पादन का ढांचा कैसे बिगड़ता है, जब नेचुरल इंटरेस्ट रेट से बैंक रेट कम होती है तो निवेशक बैंक से पैसा लेते हैं, मतलब बैंक रेट जो है, नेचुरल रेट जो है वो ज़्यादा है और मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। मार्केट इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो इन्हें बैंक से जो पैसा उधार मिल रहा है वो कम इंटरेस्ट रेट का है। तो सीधी सी बात है, उस निवेश के ऊपर निवेशक क्या करते हैं, ज़्यादा निवेश लेने लगते हैं। अब जब वो निवेश लेते हैं तो उनको पता है कि इस निवेश से वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट दो ढंग से बढ़ता है, या तो लागतों में कमी कर दी जाए या फिर मांग को बढ़ा दिया जाए।
तो सारे निवेशक जो है वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो कैसे नए नए इन्वेंशन लेके आएँ, कैसे नया प्रोडक्ट लेकर आए, कैसे नई मांग बढ़ाएं। इस सारी प्रक्रियाओं में अर्थव्यवस्था में बूम आने लगती है, अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगती है। और ये तेजी जो है वो वास्तव में इसलिए पैदा होती है क्योंकि बैंक रेट, मार्केट रेट जो है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो नेचुरल इंटरेस्ट रेट से कम होती है। इसके कारण लोग अति निवेश करने लगते हैं। इसके कारण एक असंतुलन पैदा होता है। ध्यान दीजिए हायक की इस बात पर कि एक असंतुलन पैदा होता है। वो उत्पादन के क्षेत्र में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन गुड्स के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, जिसके के कारण उपभोक्ता जो है उसमें, मतलब जो है जो उपभोक्ता पदार्थ का उत्पादन जो है उसमें कमी होने लगती है। तो ये जो इम्बैलेंस है, मतलब पूंजीगत पदार्थों का उत्पादन और जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन है, इसमें जो असंतुलन पैदा होता है, यही असंतुलन उत्पादन के ढांचे को बिगाड़ देता है। लोग, अब क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। जब कीमतें बढ़ने लगती है तो एक उपभोक्ता की टेंडेंसी होती है कि वो अपने उपभोग व्यय में कमी करने लगता है और बचत करने को विवश हो जाता है। जब महंगाई बढ़ती तो हम क्या सोचते हैं कि भाई भविष्य में हमको पैसे की ज़रूरत लगेगी, तो वो अपनी, मान लीजिए हम बहुत महंगी सब्जियां खा रहे हैं तो हम दाल रोटी खाना शुरू कर देंगे। हम प्योर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब स्टैंडर्ड के कपड़े पहन रहे हैं तो हम थोड़ी कम कॉस्ट के पहनने लगेंगे। मतलब अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करके हम अनिच्छित बचत करना शुरू कर देते हैं और बाध्यतापूर्ण बचत बढ़ जाती है। किंतु उपभोक्ता अपने स्तर में कमी नहीं चाहता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो अपनी सुविधाओं में कमी करे। फिर क्या होता है कि जब पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती है तो इस बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हो जाती है। ये तो एक तथ्य हुआ। दूसरा, पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के कारण मजदूरी आदि बढ़ जाती है और उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त क्रय शक्ति के आधार पर जो है, जो उसकी बचत है, उस बचत के आधार पर वो अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करना शुरू कर देता है और उपभोक्ता पदार्थ के उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। पहले क्या हो रहा था, पूंजीगत उत्पादन बढ़ रहा था, नए नए उत्पादन के तरीके इन्वेंट हो रहे थे, तो सारा रोजगार, सारा उत्पादन के साधन कहाँ पर लगे हुए थे, पूंजीगत पदार्थों में। किंतु जब वहाँ पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है और उपभोक्ता अपनी क्रय शक्ति को कहाँ खर्च करने लगता है, उपभोक्ता वस्तुओं पर क्रय करने लगता है। तो उत्पादक का मुख्य धर्म क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या करता है, वो भी आकर्षित होता है इस बात के लिए कि वो उपभोक्ता उद्योग में पदार्पण करने लगे। पर उपभोक्ता उद्योग और पूंजीगत उद्योग से जब साधनों का हस्तांतरण होता है तो ये हस्तांतरण इतना आसान नहीं होता है। मान लीजिए कि एक इंजीनियर किसी प्रोडक्शन के काम में लगा हुआ है तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा तो वो इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब सारे उत्पादन के बारे में, साधन के बारे में मैं कह रही हूँ कि पूंजीगत साधनों की जगह से जब वो उपभोक्ता साधनों की तरफ आते हैं तो एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक इम्बैलेंस, तो दोनों उद्योगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। पूंजीगत पदार्थ और उपभोग पदार्थों के उद्योग के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगती है और साधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण लागतें बढ़ने लगती है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगती है। पर तेजी की यह स्थिति स्थायी नहीं होती है। समृद्धि काल के अंतिम चरण में जब उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है और पूंजीगत पदार्थ के उत्पादन में कमी होने लगती है तो उत्पादन का ढांचा अपनी स्थिति की ओर वापस आने लगता है और पूंजीगत पदार्थों के उद्योग से उत्पत्ति के साधन जिस तेजी से हटते हैं उस तेजी से वे उपभोग पदार्थ के उद्योग में नहीं खप पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। आप देख रहे हैं डिग्रियों के ढेर है जिस पर ये युवा लोग बैठे हुए हैं। हम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ ये वाला जो चक्र है, यहाँ जो तेजी थी ये काय पर आने लगी, रिसेशन की तरफ बढ़ने लगी। अब जब ये रिसेशन की तरफ बढ़ने लगती है तो क्या होता है,
बैंकों के द्वारा भी समृद्धि काल में अधिक ऋण दिए जाने के कारण उनके नकद कोष में भी कमी हो जाती है। बैंक द्वारा साख की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप साधनों की कीमतों में वृद्धि करने के कारण लागत भी बढ़ने लगती है और कीमतें अधिक बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी की अवस्था आने लगती है। किंतु ये तेजी की अवस्था स्थायी नहीं होती है। समृद्धि काल के अंतिम चरण में जब उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगता है, मतलब यहाँ पर ये अंतिम चरण है, ये बढ़ने लगता है, यहाँ पर देखिएगा ये बढ़ने लगता है और उपभोग वस्तु का उत्पादन बढ़ने लगता है और पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में कमी होने लगती है, तो उत्पादन का ढांचा अपनी स्थिति की ओर वापस आने लगता है और पूंजीगत पदार्थ के उपयोग से उत्पत्ति के साधन जिस तेजी से हटते हैं, उस तेजी से उपभोग पदार्थ के उद्योग में नहीं खप पाते हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है। बैंक के द्वारा भी समृद्धि काल में अधिक ऋण दिए जाने के कारण एक तरफ तो हमने किस चीज़ को देख लिया, पूंजीगत उद्योग और उपभोग उद्योग के असंतुलन की स्थिति, जहां उत्पादन का ढांचा बिगड़ा। दूसरा है समृद्धि काल में जब बैंक भी सस्ता ऋण देने लगता है, सरल मुद्रा नीति अपनाता है, तो उसके कोष भी खाली होने लगते हैं। तो बैंकों के द्वारा भी साख की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है और जब ऊंची ब्याज दर होने लगती है, मतलब जो नेचुरल इंटरेस्ट रेट है उससे मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगती है। ध्यान रखिए तेजी में क्या होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम रहती है और नेचुरल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहती है। यहाँ पर उल्टा होने लगेगा जब हम रिसेशन की तरफ गुड़कने लगते हैं, सरकने लगते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी, किस रेट से, नेचुरल इंटरेस्ट रेट से, जिसके कारण व्यापारियों का निवेश मतलब निरुत्साहित होगा। क्यों हतोत्साहित होगा, क्योंकि अब उनको महंगा ऋण मिल रहा है, जिससे निवेश तथा पूंजी की कमी के कारण उत्पादन वो कम कर पाएंगे, क्योंकि अब महंगा ऋण मिल रहा है, महंगा ऋण मिल रहा है तो कम निवेश करेंगे, जिससे पूंजी की कमी होगी और उसके कारण उत्पादन, रोजगार तथा कीमतों में गिरावट होने लगेगी और रिसेशन की अवस्था या जिसको कहते हैं प्रतिसाद की अवस्था आरंभ होती है, जो क्रमशः मंदी में बदल जाती है। स्पष्ट है, हायक के सिद्धांत के अनुसार तेजी का मुख्य कारण पूंजीगत पदार्थ के उद्योग में उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में अधिक निवेश करना होता है, जो बैंक साख के विस्तार के कारण संभव हो पाता है। इस प्रकार बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को तटस्थ न रखने से ही व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को तटस्थ न रखने से मतलब क्या है, सस्ती मुद्रा नीति, कम ब्याज दर पर पैसा देना, मार्केट रेट को नेचुरल रेट से यदि कम करते हैं तो तेजी आती है और यदि नेचुरल रेट से मार्केट रेट ऊपर चली जाती है तो मंदी आती है। तो हमें हायक की इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को तटस्थ न रखने से ही व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। मुद्रा की तरलता बनाए रखने के लिए इन बातों की आवश्यकता है कि मुद्रा की मात्रा में कोई भी अनावश्यक परिवर्तन ना होने दिया जाए। अब हम ये देखते हैं कि इस सिद्धांत की आलोचना क्या है। इस सिद्धांत की आलोचना को यदि हम देखना चाहें तो हम ये पाएंगे कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से पूर्ण रोजगार की मान्यता पर